बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को लेके। तो अब जो क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी यहाँ से वो होंगी आपके NHM MP CHO झारखंड और अदर स्टेट जो CHO के एग्ज़ाम होने वाले हैं, साथ ही साथ जिनके GMC में अलग अलग जगह एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो रतलाम GMC का पेपर है जो कल हो चुका है, अच्छा पेपर आया था जिन लोगों ने पेपर दिया है। जिन्होंने भी SG PGI का पेपर दिया, नर्सिंग सेक्शन बहुत ही इजी आया हुआ था। अब अपकमिंग जो भी आपके एग्ज़ाम हैं तो उन सभी के पर्पज़ से आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और प्रीवियसली भी वीडियोस आप ज़रूर वॉच करें, सभी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी लोग एग्ज़ाम देते जा रहे हैं और इवन जिनको जो भी डाउट्स हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हो। और जिनको भी MP NHM के पेपर्स लेना हो, GMC के या फिर अदर पेपर्स लेना हो, तब भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो ऑफिशियल ऐप है मेडिकल एंड नर्सेस ऐप उस पर जाकर आप लोग उन पेपर्स को ले सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर चैलेंजिंग क्विज भी है और अपकमिंग वैकेंसी रिजल्ट रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आपको अवेलेबल होते रहते हैं। तो ऐप को आप लोग ज़रूर डाउनलोड कीजिए। तो लास्ट टाइम जो क्लास ली गई थी उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था, यदि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं की होगी कोई नहीं, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऐड किया गया, उसका साथ में आपको आंसर भी बताया गया है। तो क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लियोपोल्ड मैन्यूवर गिवन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर कौन सा मैन्यूवर परफॉर्म किया जा रहा था? ऑप्शन में था पावलिक ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, लेटरल ग्रिप या फिर फंडल ग्रिप। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ग्रिप को लेके, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी ग्रिप है लियोपोल्ड मैन्यूवर की परफॉर्म की जा रही है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर है जो सही दिया हुआ है। तो ये कौन सी ऑब्स्टेट्रिक में यूज़ होने वाली ग्रिप है? ये पावलिक ग्रिप। अब जो 4 टाइप की ग्रिप होती हैं, देखिए यहाँ पर चारों विथ इमेज के बताई गई है। तो यहाँ पर जो यहाँ थी कौन सी? पावलिक ग्रिप, जिसका दूसरा नाम भी यहाँ पर आपको बताते हैं। पावलिक ग्रिप का दूसरा नाम है थर्ड मैन्यूवर और सेकंड पेल्विक ग्रिप। तो यहाँ पर लियोपोल्ड मैन्यूवर क्या है? आर अ कॉमन एंड सिस्टमेटिक वे टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ फीटस इनसाइड द वुमेन्स यूट्रस। लियोपोल्ड मैन्यूवर क्या है? कॉमन और सिस्टमेटिक तरीका है जिससे यूट्रस में, वुमेन के यूट्रस में फीटस की पोजीशन क्या है। यदि एग्जाम में आपको आता है कि लियोपोल्ड मैन्यूवर किस चीज़ पर फोकस करता है, तो यूट्रस में जो फीटस है या फिर हम ये कह सकते हैं फीटस की पोजीशन पर ये क्या करेगा? आपकी हेल्प करेगा, सिस्टमेटिक तरीका है। तो यहाँ पर टोटल 4 मैन्यूवर किए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यदि फर्स्ट मैन्यूवर की बात की जाए तो यहाँ पर ये 4 इमेज है, इन चारों से आपको समझना बहुत ईजी होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं देंगे। हो सकता है इमेज दे दें या फिर ये कहें कि कौन से जो ग्रिप है जिससे हम फंडस और फीटल पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, तो होगी फर्स्ट मैन्यूवर, जिसमें वन और बोथ हैंड आर प्लेस्ड ओवर द फंडस, जिसमें एक हाथ या फिर दोनों हाथ। यहाँ पर इमेज में देखिए जो एग्जामिनर है फंडल के यहाँ पर लास्ट पार्ट फंडल का वहाँ पर क्या कर रहा है? प्लेस किए हैं, जिससे फीटल पार्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है? फर्स्ट मैन्यूवर, जिसको हम क्या कहेंगे? फंडल ग्रिप। इसको फंडल ग्रिप क्यों कहा गया फर्स्ट मैन्यूवर को? क्योंकि यहाँ पर फंडल पर ही एक हाथ है जो रख के चेक किया जा रहा है। दूसरी होती है सेकेंड मैन्यूवर और अम्बलाइकल ग्रिप। तो यहाँ पर आपको नाम से भी याद होना चाहिए। फर्स्ट मैन्यूवर क्यों कहा? क्योंकि इसमें फंडल ग्रिप है, जो फंडस पर है जो हाथ रखा जा रहा है, फीटल पार्ट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। सेकंड में क्या किया गया है? अम्बलाइकल ग्रिप, जिसमें क्या किया गया? 2 हाथ हैं जो आपके दोनों हाथों को यूज किया गया है। वन हैंड इज यूज्ड टू लोकेट द बैक ऑफ द फीटस एंड अनदर हैंड इज टू फील द इरेगुलरिटीज। तो एक हाथ यूज किया जा रहा है किसके लिए? फीटस का बैक पार्ट असिस्ट चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, और दूसरा हाथ यूज किया जा रहा है कि फीटल के जो हाथ हैं, पैर हैं, वो किस तरीके से प्रेजेंट है। तो वो कौन सी है? सेकेंड मैन्यूवर। और जिस तरीके से यूज़ की जा रही है, तो इसके लिए क्या कहा गया है? अम्बलाइकल ग्रिप। फिर आती है थर्ड मैन्यूवर, जिसको हम पावलिक ग्रिप भी कहेंगे। इसमें क्या है? थंब एंड थर्ड फिंगर आर यूज्ड टू ग्रैस्प प्रेजेंटिंग पार्ट ओवर द प्यूबिक सिम्फाइसिस। थर्ड जो ग्रिप है
प्यूबिक सिम्फाइसिस में हेड का कौन सा पार्ट है या फिर कितना पार्ट प्रेजेंट है प्यूबिक सिम्फाइसिस में, वो चेक किया जाता है। किससे? आपका थंब और थर्ड फिंगर यूज करके है जो इसको असिस्ट किया जाता है। फोर्थ आती है तो बोथ हैंड आर यूज टू आउटलाइन द फीटल हेड। तो जो फोर्थ मैन्यूवर होता है इसमें चेक किया जाता है कि फीटल हेड कितना आउटलाइन या फिर बाहरी एरिया कितना है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस में आ चुका है। तो आई होप आपको चारों ग्रिप हैं जो आइडिया हो गया हो। तो फर्स्ट सेकंड आपको याद रखना ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में ओनली एक ही हाथ यूज़ होना है, फंडल के यहाँ पर असिस्ट किया जाएगा। सेकंड में एक हाथ से बैक साइड चेक की जाएगी और दूसरे हाथ से कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है वो। थर्ड में क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में कितना पार्ट है प्रेजेंट वो आ जाएगा। फोर्थ आती है, फोर्थ जिसको हम लियोपोल्ड फर्स्ट पेल्विक ग्रिप कहेंगे, वो कौन सी है? तो इसमें फीटल हेड दोनों हाथ से चेक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, फर्स्ट असेसमेंट नीड्स टू बी डन इन अ क्लाइंट विथ ऑप्थेल्मिक प्रॉब्लम। तो यदि किसी को ऑप्थेल्मिक प्रॉब्लम है तो सबसे पहला असेसमेंट आप क्या करेंगे? ऑप्शन में ओपेसिटी ऑफ द लेंस, विजुअल एक्विटी, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर या फिर इंट्राऑक्यूलर हेमरेज। तो सबसे पहले ऑप्थेल्मिक का मतलब है किसी को यदि आंखों में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? विजुअल एक्विटी। क्या चेक करेंगे? विजुअल एक्विटी है जो आप सबसे पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी। और जो यहाँ पर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है, जैसा हमने बीपी पढ़ा है वैसे ही आँखों का भी प्रेशर होता है, जिसकी रेंज कितनी होती है? 10 से 21, कितनी? 10 to 21 mm ऑफ Hg क्या है? नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की रेंज है। यदि इससे ज़्यादा जाता है, ग्रेटर जाता है, जिसको हम ऑक्यूलर हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं, या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम में भी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है जो बढ़ जाता है, लेकिन नॉर्मली यदि पूछते हैं तो कितना होता है? 10 से 21 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट वन इज विच वन इज द विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर। तो इनमें से विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है? ऑप्शन में है यहाँ पर फैक्टर 12, प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 4 या फिर फैक्टर 5। तो विटामिन के डिपेंडेंट जो फैक्टर है यहाँ पर वो कौन सा है क्लॉटिंग फैक्टर? तो वो है प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिन, जिसको क्या कहा गया है? विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर। जनरली विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर में आते हैं फैक्टर 2, फैक्टर 6, फैक्टर 9, 10। प्रोटीन्स में CNS जो प्रोटीन है वो रहेंगे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो क्या होगा? वो प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ओपनिंग दैट कनेक्ट्स टू आर्टरिया ऑफ फीटल हार्ट। तो फीटल हार्ट में क्या है? 2 आर्टरिया के बीच में कनेक्शन होता है, उसको हम क्या कहेंगे? तो जो एनाटॉमिकल क्लोजमेंट है वो हो जाता है डिलीवरी के पहले ही, बेबी डिलीवर होने के पहले, लेकिन जो कनेक्ट करेगा इन 2 एट्रियम को वो क्या है? डक्टस आर्टरियोसिस, डक्टस वीनोसिस, लिगामेंटम टेरेस या फिर पेटेंट फोरामेन ओवेल। तो 2 आर्टरिया हैं फीटल हार्ट में, कौन कनेक्ट करता है इसको? पेटेंट फोरामेन ओवेल। क्या है? ये जो ओवेल दिख रहा है यहाँ पर एक संटिंग टाइप से दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं? फोरामेन ओवेल, जो कि 2 एट्रियम को क्या करेगा? कनेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट वन इज एन एडल्ट हैज हाउ मेनी लीटर ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी। तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने लीटर ब्लड रहेगा? 7 to 8, 5 to 6 लीटर, 9 to 10 या फिर 2 to 3 लीटर। तो एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी की यदि बात की जाती है तो कितना ब्लड रहेगा उसकी बॉडी में? 5 से 6 लीटर। कितना रहेगा? 5 to 6 लीटर। नेक्स्ट वन इज सेवरल पर्सन इन अ टाउन गॉट द अटैक ऑफ ल्यूकेमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल रीजन फॉर दैट। तो एक गांव में यदि बहुत सारे लोगों को अचानक से ल्यूकेमिया हो जाता है, ल्यूकेमिया का मतलब है ब्लड कैंसर। क्या है? ब्लड कैंसर। एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था SGPGI में। तो ल्यूकेमिया का मतलब क्या है? ब्लड कैंसर। यदि किसी को गांव में अचानक से ब्लड कैंसर होता है तो पॉसिबल रीजन है जो क्या होगा? ऑप्शन में है एक्सपोज्ड टू रेडिएशन, ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, स्मोकिंग या फिर ब्रीदिंग इन इम्प्योर एयर। तो ल्यूकेमिया है तो जेनेटिक्स हो सकता है या फिर अदर फैक्टर्स के कारण होगा, लेकिन अचानक से पूरे गांव को होगा तो वो जेनेटिक नहीं मानी जाएगी,
यदि पूरे गांव को, पूरे टाउन को होता है तो क्या होगा, रेडिएशन के संपर्क में आने के कारण हो सकता है। तो आप किसको मार्क करेंगे, ए, एक्सपोज्ड टू रेडिएशन। जो SGPGI में क्वेश्चन आया था उसमें आया था कि ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है, तो वो है ल्यूकेमिया। नेक्स्ट वन इज द एनर्जी वैल्यू ऑफ इज मोर देन दैट ऑफ अदर्स। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था SGPGI में कि किसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी या फिर कैलोरीज हाई, मैक्सिमम कैलोरी, हाईएस्ट कैलोरीज किसमें रहेगी, फैट, स्टार्च, प्रोटीन या फिर शुगर। तो अब यहाँ पर देखिए फैट, स्टार्च, प्रोटीन, शुगर, फैट की जगह यदि लिपिड रख देते हैं आपको तब भी सेम वैल्यू आपको कंसीडर करना है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कितना होता है, 4 किलो कैलोरीज, 1 ग्राम में कितना, 4 किलो कैलोरीज। और जो फैट और लिपिड होते हैं, फैट और लिपिड, इसमें कितना होता है, 9 किलो कैलोरीज। तो आप किसको मार्क करेंगे, ए, फैट। यदि आपको मैं फिर से रिपीट करती हूँ, एग्जाम में फैट की जगह लिपिड लिखा हुआ आ जाता है तब आप लिपिड को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन अमीनो एसिड मॉलिक्यूल कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड। तो जब अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल से एक साथ आते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि जब अमीनो एसिड है जो किसका लास्ट प्रोडक्ट है, क्या ब्रेक डाउन होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, या फिर ये आ सकता है अमीनो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ आते हैं तब क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। तो जब ऐसा प्रोडक्ट आपको बताना है कि जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल एक साथ आ जाते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रोटीन। जब यदि यही पूछें कि प्रोटीन का लास्ट ब्रेकडाउन प्रोडक्ट क्या है तो वो है अमीनो एसिड। नेक्स्ट है यहाँ पर द नर्स इज अवेयर दैट एन अडॉप्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू पेल्विक रीजन दैट रिजल्ट्स पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा इज नोन एज। तो यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो एक नर्स को क्या पता होना चाहिए कि यदि वेजाइनल एरिया में, पेल्विक रीजन में ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो वहाँ का कलर कैसा होगा, पर्पलस टाइप का होगा। तो उसके लिए क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा, पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा। लाइन देखिए, और क्यों हुई है, क्योंकि ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने के कारण, प्रेगनेंसी में जो चेंजेस आते हैं उसके कारण। ऑप्शन में लेडेन साइन, हैगर साइन, गॉडेल साइन या फिर चैडविक साइन। तो प्रेगनेंसी में जो पर्पलिश डिस्कलरेशन है वेजाइनल म्यूकोसा का, ये क्यों हुआ है और क्यों हुआ, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने के कारण। लेकिन साइन क्या कहलाएगा, चैडविक साइन। क्या कहलाएगा, चैडविक साइन। आपको आता है कि ब्लड सप्लाई के कारण या फिर डायरेक्ट आता है कि डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा, तो क्या कहेंगे आप, चैडविक साइन। यदि पूछा जाता है हैगर साइन, तो हैगर साइन का मतलब क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ यूट्रस और सर्विक्स। क्या है, सॉफ्टनिंग आता है तब क्या कहना है, हैगर साइन। यदि कलर चेंज आता है तब क्या कहना है, चैडविक साइन। गॉडेल साइन का मतलब है साइनोसिस ऑफ द सर्विक्स, सॉफ्टनिंग एंड साइनोसिस ऑफ द सर्विक्स, जो कि 4 वीक्स के बाद ही आपको देखने को मिलेगी, तो क्या है, गॉडेल्स। लेडेन साइन भी क्या है, 6 वीक के बाद देखने को मिलेगी, मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस आफ्टर द 6 वीक। जितने भी साइन है आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है, एक ना एक साइन आपको जरूर एग्जाम में आता है। और सभी कौन से साइन कहलाते हैं प्रेगनेंसी के, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। कौन से, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। 3 टाइप्स के साइन होते हैं, प्रिजम्पटिव, जो आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, जिसमें कि मॉर्निंग सिकनेस, एमनोरिया वगैरह आ जाएंगे। दूसरे आते हैं प्रोबेबल, जो कि एग्जामिनर चेक करेगा और आपको बताएगा। और लास्ट आते हैं पॉजिटिव, जिसमें यूएसजी में आप देखेंगे फीटस प्रेजेंट है। एंड मेन यही साइन होता है, एफएचआर आपको सुनाई देगी, सब क्या होंगे, पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट वन इज वेजाइनल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग बिटवीन मेंसेस इज कॉल्ड। पीरियड्स के बीच में जो ब्लीडिंग होगी, वेजाइनल स्पॉटिंग होगी, मतलब कंटिन्यू पीरियड्स नहीं होंगे लेकिन बीच बीच में ब्लीडिंग हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, दैट मीन्स पीएमएस, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया या फिर डिसमेनोरिया। तो ये सभी क्या है, एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि पीरियड्स के बीच में देखने को मिलेंगी। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेट्रोरेजिया। क्या कहलाएगा, मेट्रोरेजिया।
अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में जो ब्लीडिंग होगी या फिर हैवी ब्लीडिंग होगी तो उसके लिए भी जो टर्मिनोलॉजी और वेजाइनल ब्लीडिंग होना कब, पीरियड्स के बीच में, तो क्या है मेट्रोरेजिया। अब यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी देखिए, एमनोरिया, एमनोरिया का मतलब होगा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लेकिन ये दो टाइप के होते हैं, एग्जाम में आते हैं, स्पेशली फर्टिलिटी को लेके आते हैं। तो एमनोरिया प्राइमरी कब कहा जाता है, जब एब्सेंस ऑफ मेनार्ची बाय एज 16 इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल प्यूबर्टल डेवलपमेंट। तो जनरली जो पीरियड्स 16 साल की एज तक भी ना आना, जो कि क्या कहलाती है, मेनार्ची कहलाती है, फर्स्ट पीरियड्स आना कहलाएंगे, वो नहीं आना तो वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी। सेकेंडरी का मतलब होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी पहले कंटिन्यू रही है लेकिन लास्ट 3 टाइम से या फिर 6 मंथ से आपके पीरियड्स स्टॉप हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, वो सेकेंडरी एमनोरिया होगा। लेकिन जिसके कभी भी पीरियड्स ही ना आए हो 16 ईयर एज तक, तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी। दूसरा आता है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मतलब होगा नॉर्मल इंटरवल विथ एक्सेसिव फ्लो, जो कि साइकिल कितने दिन की होगी, मोर देन 8 डेज की। जैसे आपकी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रहेगी, लेकिन आपके 28 दिन में पीरियड्स आते हैं, 28 दिन में आएंगे, लेकिन जो 5 दिन का ड्यूरेशन होता है पीरियड्स का, उसकी जगह ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी कितने दिन की होगी। का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल पीरियड्स हैं 28 दिन या फिर 30 दिन की आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो उसी में लेकिन क्या होगा, फ्लो है जो बहुत ज़्यादा होगा, मोर देन 80 ml से ज़्यादा भी हो सकता है और 8 दिन तक चलेगी यार। तो आपका जो फ्लो, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के जो 5 डे होते हैं, वो मेनोरेजिया में कितने रहेंगे, 8 दिन तक। और जो मेट्रोरेजिया है, मेट्रोरेजिया दैट मीन्स इरेगुलर इंटरवल्स विथ एक्सेसिव फ्लो, ये और ज़्यादा डेंजरस है। इसमें जो इंटरवल पीरियड है, जो आपकी 28 दिन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकता है 15 डेज में, हर महीने के 2 बार तक आपके पीरियड्स आए, और जो फ्लो होगा ब्लड का वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। फिर आता है ओलिगोमेनोरिया। तो जहाँ पर भी वर्ड ओलिगो जुड़ जाता है दैट मीन्स क्या है, कमी हो रही है कुछ भी। तो यहाँ पर क्या, मेंस्ट्रुएशन अकरिंग मोर देन एवरी 35 डेज टू 6 मंथ। तो जब मेंस्ट्रुएशन 35 दिन या फिर 6 महीने तक का जो गैप ले ले एक साइकिल है, वो क्या कहलाई, ओलिगोमेनोरिया। आई होप आपको पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके, मेंस्ट्रुएशन को लेके जो एबनॉर्मलिटीज है वो क्लियर हो। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन डिड जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम स्टार्टेड इन इंडिया। क्वेश्चन है यहाँ पर JSS के, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लाया गया था स्पेशली न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए। ऑप्शन में 2008, 2011, 2014 या फिर 2018। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था, 2011 में। अब जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है 1 जून 2011 को हरियाणा के मेवात जिले से स्टार्ट किया गया था। इसका जो मेन एम रखा गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो क्या था कि जो एलिमिनेशन ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिव फॉर प्रेग्नेंट मदर और सिक न्यूनेट। तो यहाँ पर क्या है, पॉकेट एक्सपेंसेस को भी फ्री करना, या तो हम ये कह सकते फ्री डिलीवरीज के साथ साथ यहाँ पर जो प्रेग्नेंट वुमेन है, सिक न्यूनेट है, उनको ट्रीट करवाना। तो यहाँ पर जो मेन एम था इसका JSSK का, वो क्या था कि जो भी न्यूनेटल और जो सिक न्यूनेट है उनकी केयर के साथ साथ उस मॉर्टेलिटी को भी कम करना, मॉर्टेलिटी का मतलब डेथ रेट को भी कम करना। नेक्स्ट वन इज एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड IPHS, एग्जाम में क्वेश्चन आता है IPHS का फुल फॉर्म, तो क्या है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट शुड बी डन एट। तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पहली एंटीनेटल विजिट है कब करवानी चाहिए, 2 वीक ऑफ जेस्टेशन, विदिन 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, विदिन 14 वीक्स ऑफ जेस्टेशन या फिर विदिन 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो एज पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के IPHS के जो पहली एंटीनेटल विजिट है कब करवाना चाहिए, विदिन फर्स्ट 12 वीक ऑफ जेस्टेशन। और टोटल यदि पूछी जाती है तो कितने बार होना चाहिए, 4 बार। टोटल पूछते हैं तो 4, और फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पूछते हैं तो 12 वीक ऑफ जेस्टेशन।
नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी वीक्स पोस्ट डिलीवरी इज कॉल्ड परपीरियम पीरियड। डिलीवरी के बाद का कितने टाइम का पीरियड है जो परपीरियम पीरियड कहलाएगा। ऑप्शन में 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक्स या फिर 10 वीक्स। सबको लगता होगा इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे ऐड किया गया है। तो परपीरियम पीरियड है जो कितना माना जाता है 6 वीक तक। जो परपीरियम पीरियड में क्या होगा, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और अदर ऑर्गन्स हैं वो क्या होंगे, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट होंगे, वापस होंगे। तो यदि इन्वोल्यूशन पूछा जाता है तो इन्वोल्यूशन और सब इन्वोल्यूशन दोनों कब होते हैं, परपीरियम पीरियड में ही। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा स्टरलाइजेशन का मतलब है ऑपरेशन, जिसको हम कहते हैं बच्चे फैमिली प्लानिंग के लिए जो ऑपरेशन होते हैं। तो स्टरलाइजेशन प्रैक्टिस इंडिया में कौन सी है, कॉमन है, और मेल फीमेल बोथ इक्वली कॉमन, दैट मीन्स मेल फीमेल में दोनों में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। तो भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टरलाइजेशन फीमेल का करवाया जाता है, ट्यूबेक्टोमी है जो करवाई जाती है। तो यहाँ पर इंडिया का जो मोस्ट कॉमन स्टरलाइजेशन मेथड मानी जाए वो क्या है, फीमेल स्टरलाइजेशन। मोस्ट कॉमनली यूज्ड की जाने वाली बैरियर मेथड कहें तो वो क्या है, कॉन्डोम। और यदि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली हार्मोनल मेथड है तो वो क्या है, IUCD। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUD इंसर्शन इज। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस को इंसर्ट करने का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, ब्लीडिंग, पेन, पेल्विक इन्फेक्शन या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्ट करने का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या है, ब्लीडिंग। क्या है, ब्लीडिंग। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी NFHS हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन इंडिया टिल नाउ। तो भारत में अभी तक कितनी NFHS है जो कंप्लीट हो चुकी हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या है यहाँ पर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो इंडिया में अभी तक कितने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि बात की जाए तो अभी तक है जो टोटल कितने हो चुके हैं, 4। कितने हो गए हैं, 4 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिया में अभी तक 4 बार है जो हो चुके हैं। 4th राउंड यहाँ पर बात की जाए तो NFHS है जो लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है जो कि घर घर जाके इंडिया में कंडक्ट करवाया जाता है। पहला सर्वे पूछा जाए यदि आपको, NFHS का पहला सर्वे है कब हुआ था, 1992 से लेकर 1993 के बीच में। दूसरा हुआ था 1998 टू 99 के बीच में। तीसरा हुआ था 2005 टू 2006 के बीच में। फिर 4th हुआ था 2015 टू 2016 के बीच में। इसके बाद है जो अभी तक नहीं हुआ है। और ये कंडक्ट कौन करवाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो फैमिली प्लानिंग के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करेंगे। परमानेंट मेथड कौन सी है, ट्यूबल लिगेशन, वैसेक्टोमी, MTIP या फिर बोथ A एंड B। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात हो रही है और परमानेंट की बात की जा रही है तो क्या है, ट्यूबल लिगेशन और वैसेक्टोमी। ट्यूबल लिगेशन फीमेल में करवाया जाएगा और वैसेक्टोमी किस में होगा, मेल में। नेक्स्ट वन इज ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड इन। तो हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक है जो कब मनाते हैं, 1st वीक ऑफ जुलाई, 1st वीक ऑफ अगस्त, 1st वीक ऑफ सितंबर या फिर 1st वीक ऑफ नवंबर। तो हम हर साल है जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक क्या है, स्तनपान सप्ताह है जो हम कब मनाते हैं, अगस्त का पहला हफ्ता, अगस्त का 1st वीक है जो हम किसके तौर पर मनाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वीक। इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ इंजेक्शन ऑफ पॉइजनस सब्जेक्ट इज। तो यदि किसी ने जहर खा लिया, जहर पी लिया, मान लीजिए गांव में मेनली जो जहर खाते हैं तो कीटनाशक होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं जो खेतों में छिड़के जाते हैं, या फिर सेल्फास खाते हैं। यदि किसी ने पॉइजन सब्सटेंस इंजेस्ट कर लिया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंड्यूस द वॉमिटिंग, एडमिनिस्टर द डायोरेसिस, गैस्ट्रिक लेवर्स या फिर गैस्ट्रिक गैबर्स। क्या करवाएंगे आप सबसे पहले, तो यहाँ पर जो सबसे पहले करवाएंगे वो होगा गैस्ट्रिक लेवर्स। क्या होगा, गैस्ट्रिक लेवर्स। गैस्ट्रिक लेवर्स का मतलब है पूरे जो स्टमक है उसको क्या करवाना, खाली करवाना। और गैबर्स का मतलब क्या है, खाना खिलाना।
तो दोनों टर्म आई होप आपको क्लियर हो। प्रोसीजर है, सब्सटेंस खा लिया तो क्या करेंगे हम, गैस्ट्रिक लेवेज, यहाँ पर दो ऑप्शन है गैवेज और लेवेज, तो इन दोनों को क्लियर करते हैं हम। लेवेज का मतलब होगा वॉशिंग आउट ऑफ स्टमक टू रिमूव पॉइजनस सब्सटेंस और अदर इरिटेटिंग सब्सटेंस। तो यदि गैस बन रही हो या फिर कुछ पॉइजनिंग सब्सटेंस खाया हो तो क्या करना है, हमें स्टमक को वॉश करना है पूरा। गैवेज का मतलब है प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट, जो पेशेंट खाने पीने में अनेबल हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट हैं, वीक पेशेंट हैं, डिफिब्रिलेशन पर है या फिर ईसोफेगस में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो डायरेक्ट उनके स्टमक में फीडिंग ट्यूब के थ्रू क्या करवाया जाएगा, नरिशमेंट न्यूट्रिशन भेजा जाएगा, वो क्या है गैवेज। लेवेज का मतलब उसी फीडिंग ट्यूब से स्टमक को वॉश आउट किया जाएगा कोई सब्सटेंस है तो यहाँ पर वही, यदि कुछ किसी ने जहर खा लिया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गैस्ट्रिक लेवेज। नेक्स्ट वन इज द हार्मोन दैट इज इंजेक्टेड टू प्रेग्नेंट वुमेन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पर कौन सा हार्मोन है जो दिया जाता है, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एंड्रोजन या फिर एस्ट्रोजन। यहाँ पर आंसर बताइए कि कौन सा हार्मोन प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता है डिलीवरी के टाइम पर। तो लेबर पेन को स्ट्रॉन्ग और कंटिन्यूस लाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क इजेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है एंड इसमें यदि हम बात करें तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, और जो पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज की कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने में भी ये हेल्प करता है। तो ऑक्सीटोसिन के फंक्शन एग्जाम में आपको आते हैं या फिर एक्ट आएगा कि ये क्या काम करेगा, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आता है। तो आपको हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द, तो जो हार्मोन है पूरी बॉडी में किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे, मतलब बॉडी में सर्कुलेट होंगे हार्मोन, नर्व के थ्रू, ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू या फिर मसल्स के थ्रू। जो हार्मोन्स का पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होगा किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू। अब हार्मोन्स दो तरीके से हमारी बॉडी में जाते हैं, एक तो डक्ट के थ्रू जाएंगे, दूसरे बिना डक्ट के डायरेक्ट ब्लड में सप्लाई होंगे। तो अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है डक्टलेस ग्लैंड और कुछ होती है डक्ट ग्लैंड और कुछ होती है मिक्स्ड ग्लैंड। तो तीनों टाइप की ग्लैंड्स के थ्रू क्या होते हैं, हार्मोन्स हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो यहाँ पर हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में कहाँ कैसे होगा, ब्लड के थ्रू। नेक्स्ट वन इज कॉर्टिसोन इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ। एग्जाम में क्वेश्चन आज आया था कॉर्टिसोल को लेकर भी, तो यदि कॉर्टिसोन यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है जो कि एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के तौर पर यूज़ किया जा रहा है कॉर्टिसोन को, तो यहाँ पर किसके लिए ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, हाई बीपी को, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस के लिए, अर्थराइटिस के लिए या फिर डायबिटीज़ के लिए। तो यहाँ पर जो कॉर्टिसोन है किसके लिए यूज़ किया जाएगा, अर्थराइटिस के लिए। किसके लिए, अर्थराइटिस के लिए। यदि कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी पूछें तो क्या है, एडिसन्स डिसीज। एग्जाम में आज पूछी गई थी, सॉरी कल जो पेपर हुआ था उसमें पूछी गई थी एडिसन्स डिसीज, तो किसकी कमी के कारण होती, कॉर्टिसोल की कमी के कारण। लेकिन कॉर्टिसोन जो एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के तौर पर काम करेगा तो किसको ट्रीट करने में यूज़ होगा, अर्थराइटिस, जो जॉइंट पेन होगा तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन एडल्ट्स लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड। दो तरीके की कंडीशन होती हैं, एक में थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है और दूसरे में कमी हो जाती है। यदि थायरॉक्सिन की कमी के कारण कौन सी डिसीज होगी, टिटेनी, क्रेटिनिज्म, मिक्सडीमा या फिर ग्रेव्स डिसीज। तो कौन सी डिसीज होगी, किसके कारण, थायरॉक्सिन की कमी के कारण। तो थायरॉक्सिन की कमी के कारण जो डिसीज होगी वो कौन सी होगी, यहाँ पर आप मार्क कीजिए आंसर को, तो वो होगी यहाँ पर मिक्सडीमा। कौन सी होगी, मिक्सडीमा। यदि डेफिशिएंसी कहते हैं तो मिक्सडीमा, यदि ओवर एक्ट होता है या फिर ज़्यादा होता है तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेव्स डिसीज। कमिंग के कारण पूछें तो मिक्सडीमा, हाई के कारण पूछें तो ग्रेव्स डिसीज। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वुंड। तो इनमें से कौन सा है जो घाव का प्रकार नहीं है, घाव का टाइप नहीं है, अल्सर, कंट्यूजन, पंचर या फिर लैसरेशन। टाइप ऑफ वुंड नहीं है वो क्या है, अल्सर। यहाँ पर कंट्यूजन का मतलब होगा ब्रशिंग, जो कि डायरेक्ट ब्लो होगा बॉडी पर और डैमेज कर सकता है सरफेस ऑफ स्किन और डीप टिश्यू को, क्या है, कंट्यूजन।
दूसरा आता है लेसरेशन, जिसमें कंटामिनेटेड ब्लड कंटामिनेशन जो बैक्टीरिया डेब्रिस के थ्रू रहेगा, लेकिन ये जनरली किसी कट के थ्रू होगा। लेसरेशन, आप गिरते हैं तो आपके जो घुटने वगैरह छिल जाते हैं वो क्या कहलाता है? लेसरेशन। कंट्यूजन का मतलब होगा कि कुछ डीप टिश्यू में इंजरी होना। पंचर का मतलब होगा निडल के थ्रू की बॉडी में इंसर्ट करना। नेक्स्ट वन इज विच मेथड इज यूज्ड टू स्टेराइल द सर्जिकल ड्रेसिंग। तो सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टेराइल करने के लिए कौन सी मेथड बेस्ट है? ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, पास्चुराइजेशन, ऑटोक्लेविंग या फिर बॉइलिंग। तो अब इनमें से क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि सर्जिकल ड्रेसिंग की बात करें तो बेस्ट मेथड है ऑटोक्लेविंग। बॉडी पार्ट को डिस्कार्ड करने की बात करें तो इंसिनरेशन, जिसमें ओनली बॉडी पार्ट यूज़ किए जाते हैं, डिस्कार्ड जला दिए जाते हैं डायरेक्ट। और यदि ब्लड स्प्लेज के लिए जब हमें पता नहीं है कौन सा बैक्टीरिया वायरस है तो क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओटी को स्टेरलाइज करने की बात करें तो फ्यूमिगेशन। यहाँ पर एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आपको क्लियर रखना है। यदि बेस्ट मेथड पूछे सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए या फिर स्टेरलाइजेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट के, तो क्या है? ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग का किस जो टेक्निक है किस पर काम करता है? मॉइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन टेक्निक पर काम करता है। नेक्स्ट इज द रिकमेंडेड डेली एनर्जी इनटेक ऑफ एन एडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन विथ हैवी वर्क इज। तो यदि कोई फीमेल बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करती है, प्रेग्नेंट है, तो उसको डेली कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी? 2100 किलो कैलोरी, 2500 किलो कैलोरी, 3200 किलो कैलोरी या फिर 2900 किलो कैलोरी। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है, लेडी प्रेग्नेंट है, हैवी वर्किंग है, तो कितनी कैलोरीज देंगे हम? 3200 किलो कैलोरीज। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितनी कैलोरी देंगे, तो 0, एक्स्ट्रा कुछ भी कैलोरी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यदि फीमेल प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें, थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें, तब एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो 300 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है प्रेगनेंसी में। लेकिन लैक्टेशन में पूछें तो 500, कितना? 500। लेकिन यदि हैवी वर्क में पूछें, नॉर्मल जो कैलोरीज आप ले रहे हैं उतनी ही की कितना लेना है आपको, और आप यदि हैवी वर्क करते हैं तो कितनी लेनी है, और ज़्यादा आपको कैलोरीज इंक्लूड करना है। तो यदि आपने कितनी ली? नॉर्मली ली, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है आपकी, तो 1875 टोटल लेना है। यदि आप हैवी वर्क हैं तो 2925 लेना है, और उसमें 300 कैलोरी और ऐड कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा? 3200 किलो कैलोरीज। जिसमें यदि पूछें प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में यदि प्रोटीन की बात करें तो 15 ग्राम, फैट की बात करें तो 30 ग्राम, और यहाँ पर कैल्शियम की बात करें तो 1000। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कैल्शियम कितना दिया जाता है? 1000। नेक्स्ट वन इज बिसाइड्स 3Ds डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया ऑफ नियासिन डेफिशिएंसी, 4th D इंडिकेट्स। तो यहाँ पर नियासिन की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि 3Ds जो 4D सिम्टम होते हैं इसमें नियासिन की कमी के कारण, तो 4th सिम्टम कौन सा है? 3 बता रखे हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। ऑप्शन में डिसेबिलिटी, डिस्ट्रक्शन, डिबिलिटेशन या फिर डेथ। तो 4th जो सिम्टम होगा 4th D का, वो कौन सा होगा? डेथ। डायरिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। नियासिन की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा। और इसके 4D सिम्टम डिसीज पूछे तो क्या है? पेलाग्रा। नेक्स्ट वन इज नर्सिंग का फेमस क्वेश्चन आ गया। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969, एन इवेंट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इन। तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के, जो कि 1969 में आया था, तो जो एक इवेंट होगा, कितने दिनों के अंदर हमें डेथ और बर्थ को रजिस्टर करवाना होता है? 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज या फिर 10 डेज। तो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो कि 1969 में आया था, उसके अकॉर्डिंग कितने दिन में? 21 डेज में। नेक्स्ट वन इज इन डॉट्स स्ट्रेप्टोमाइसिन इज गिवन बाय विच रूट। तो डॉट्स थेरेपी में है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है, किस रूट से दी जाती है? IM, ओरल, IV या फिर SC। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट से। यहाँ पर आपको डॉट्स रेजिमेन में कैटेगरी
फर्स्ट सेकंड कैटेगरी और जो कैटेगरी के बॉक्स हैं, मतलब यदि जो मेडिसिन आ रही हैं तो एक बॉक्स में आ रही कौन सा कलर कोड यूज़ किया जाएगा, कितने ड्यूरेशन के लिए दी जाएंगी, कितने बार टेस्ट किया जाएगा। तो डॉट्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट्स के थ्रू। डॉट्स थेरेपी है जो यूज़ की जाती है टीबी के पेशेंट में। तो इसमें एमडीटी क्यों यूज़ किया है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट क्यों यूज़ किया जाता है, ड्रग की रेसिस्टेंसी के लिए। अब यहाँ पर जो डॉट्स रेजिमेन होता है इसकी कैटेगरी होती है फर्स्ट सेकेंड। कैटेगरी फर्स्ट में जो ड्यूरेशन होता है, मतलब जो मेडिसिन दी जाएंगी फर्स्ट कैटेगरी के टीबी के पेशेंट को कितने टाइम तक के लिए, 6 महीने के लिए। कैटेगरी सेकंड वाला होगा तो 8 महीने के लिए। यहाँ पर जो कलर कोड की बात की जाए तो डॉट्स रेजिमेन में कलर कोड कैटेगरी फर्स्ट में रेड यूज़ होगा, कैटेगरी सेकंड में ब्लू। यहाँ पर इनके यदि एग्जाम में आता है आपको तो यहाँ पर न्यू स्पुटम स्मीयर पॉजिटिव, न्यू स्पुटम स्मीयर नेगेटिव, न्यू एक्स्ट्रा पल्मोनरी और न्यू अदर से किस में आएंगे, फर्स्ट कैटेगरी में, जो कि ड्यूरेशन 6 महीने का होगा। और जो मेडिसिन इसमें दी जाती हैं वो सभी है जो कंबाइंड मेडिसिन है जो यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज मैटरनल मॉर्टेलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। मैटरनल मॉर्टेलिटी किस टर्म्स में एक्सप्रेस की जाएगी, पर 1000, पर 10,000, पर 1 लाख या फिर पर 10। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी एक्सप्रेस की जाती है पर 1 लाख में। द डेथ ऑफ वुमेन वाइल प्रेग्नेंट और विदिन 42 डेज आफ्टर द प्रेगनेंसी और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कुछ भी रीजन हो लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने के 42 दिनों के अंदर तक यदि जो डेथ होती है मैटरनल मॉर्टेलिटी में आएगी। यदि यहाँ पर जो टर्म्स पूछा है एक्सप्रेस करने का वो कितना है, पर 1 लाख। नेक्स्ट वन इज कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलेरा। तो कोलेरा का कॉजिटिव एजेंट क्या है, मॉस्क्यूटो, विब्रियो कोलेरा, साल्मोनेला टाइफी या फिर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो पॉजिटिव एजेंट है कोलेरा का क्या है, विब्रियो कोलेरा। ड्रग ऑफ चॉइस पूछें तो क्या है, टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट वन इज हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर निर्मला सीतारमण। नीति आयोग के हमेशा से ही चेयरमैन रहते हैं देश के प्रधानमंत्री, जो कौन है, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट वन इज पीरियड ऑफ 12th 5-year प्लान इज। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन कितना रहा है, 2007 से 12 तक, 2012 से 17 तक, 2009 से 14 तक या फिर 2010 से 2015 तक। तो जो 12th 5-year प्लान थी ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद कोई भी 5-year प्लान नहीं आए हैं, तो वो थी 2017 तक, 2012 से 2017 तक। इसके बाद नीति आयोग आ गया था, लेकिन इसके है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद भी 3 एनुअल प्लान्स रहे हैं। 4th 5th जो टोटल यदि बात करें तो 12 बस योजनाएं आई हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, उसके बाद ये नहीं आई हैं। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टिटनेस। तो टिटनेस किसके थ्रू ट्रांसमिट होगा, कंटामिनेशन ऑफ वुंड विथ टिटनेस स्पोर, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ट्रांसमिशन है टिटनेस का किसके थ्रू होगा, कंटामिनेशन ऑफ वुंड विथ टिटनेस स्पोर। जनरली टिटनेस के जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया है कहाँ पर रहता है, स्पोर कहाँ पे होते हैं, मिट्टी में जनरली रहते हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी में किसी भी कट के थ्रू एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव एजेंट पूछें जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जो कि एक बैक्टीरिया है। और यहाँ पर एक हीट रेसिस्टेंट बैक्टीरिया है जो कि स्किन यदि कहीं से कटी हो, छिली हो, वहाँ से एंटर करेगा। लॉक जॉ है जो किस में देखने को मिलता है, टिटनेस में ही लॉक जॉ देखने को मिलेगा। फर्स्ट मसल जो अटैक करता है टिटनेस में कहाँ पर होता है, मसल्स में, इसके कारण लॉक जॉ सिम्टम भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी डेज आफ्टर नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी डज अ कपल हैव टू यूज एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यदि किसी ने नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी करवाई है उसके कितने दिनों तक कपल को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो यूज़ करना है, नहीं तो इसके भरोसे रहें तो आप अनवांटेड प्रेग्नेंट हो जाएं, कि आपको लगे कि आपने नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी करवा ली है, अब किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है। तो कितने दिनों तक आपको कुछ एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाना है, 60 डेज, 90 डेज, 120 दिन या फिर 30 दिन तक। तो नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी के बाद यदि बात की जाए तो 90 दिनों तक क्या है,
3 मंथ और 90 डेज तक आपको एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाना है। एडिशनल का मतलब कि आपको इसके भरोसे नहीं रहना है 90 दिनों तक। नेक्स्ट इज द मेजर फंक्शन ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट इन द यूट्राइन ट्यूब इज टू फैसिलिटेट। तो जो सीलिएटेड एपिथेलियम रहते हैं यूट्राइन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, तो इनका क्या काम है? सीक्रेशन ऑफ हार्मोन इन एंडोमेट्रियम, रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम यूट्राइन ट्यूब, मूवमेंट ऑफ ओवम इन यूट्राइन ट्यूब, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। तो जो सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं यूट्राइन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, सीलिया का काम क्या होता है? एक चीज़ को यहाँ से वहाँ भेजना। तो ये क्या करेंगे? ओवम को यूट्राइन ट्यूब में मूव करवाएंगे। सीलिया है जो, इसके थ्रू क्या होगा? ओवम मूव होगा। कहाँ पर? यूट्राइन ट्यूब में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या जरूरी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स या फिर लिम्फ नोड। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास होगी कल, उसमें उसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।